हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। दोस्तों, आप सभी का बहुत सारा स्वागत है हमारे आज के व्लॉग में दोस्तों। दोस्तों, कल रात को आया था बिग बॉस ओटीटी सीज़न 3 का चौथा वाला वीकेंड कवर। अब ये जो चौथा वाला वीकेंड का वार था ना दोस्तों, इसे शेट्टी भाई ने भी देखा। कौन शेट्टी भाई? अरे मजनू भाई के बड़े भाई। शेट्टी भाई ने ये वीकेंड का वार देखा और मजनू को बुलाया, बोला मजनू, अरे मजनू, भगवान का दिया सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज़्ज़त है, क्यों उसकी माँ-बहन करने में लगा है तू मजनू? मजनू भैया क्या बोले, अरे मैं क्या करूँ? मेरे को मेकर जो बोलते हैं मैं वही तो करूँगा ना। तो शेट्टी भाई क्या बोले, देखो मजनू, मैं तो तुम्हें बहुत समझदार समझता था मजनू। अगर कल को तुम्हें मेकर्स कुएँ में कूदने का बोलेंगे, तो क्या तुम कुएँ में कूद जाओगे मजनू? कट्टू मजनू भाई, अरे क्या पागल समझ रखा है मेरे को? अरे ऐसा थोड़ी ना, बेवकूफ़ थोड़ी ना हूँ मैं, कुएँ में काहे को कूदूँगा मैं? लेकिन ये मेरा काम है भाई, ये काम का मेरे को पैसा मिला है। कट्टू शेट्टी भाई, क्या बोल रहे हो मजनू? तुम्हें ये सब करने का पैसा मिला है, तुम्हें हँकने का पैसा मिला है। ये अनिल कपूर जिन्होंने कि 2 वीक पहले इस सीज़न की सबसे उम्दा होस्टिंग करी थी। आई मीन टू से जो जिन मुद्दे थे, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, वो बढ़िया तरह से डिस्कस करे थे। मादा मकबूल को और विशाल को अच्छे से एक्सपोज़ करा था क्योंकि वो लोग गलत थे। उन्होंने अनफ़ेयर चीज़ें करी थी, गलत चीज़ें करी थी, तो उन्हें कॉल आउट किया गया और हमने भी अनिल कपूर उर्फ मजनू भाई को अच्छे से एप्रिशिएट करा था। लेकिन पिछले जो 2 वीकेंड का वार गए हैं, वहाँ पर एक चीज़ एस्टेब्लिश हो गई है कि अनिल कपूर ने घंटा कोई एपिसोड नहीं देखा, आकर के सिर्फ़ टाइम पास, नौटंकी एक्टिविटी करके चले जाते हैं, कौन स्टार, कौन बेकार, ये वो। तो अनिल कपूर का जो दोगलापन है, वो तो कल के एपिसोड में मतलब छप्पर फाड़ के निकल के आया है। अनिल कपूर मतलब एक ज़िद पर थे कि वो खुद को दोगला नंबर 1 साबित करके रहेंगे क्योंकि जब ये एपिसोड शुरू होता है और अनिल कपूर आते हैं, भाड़े की ऑडियंस को हाथ दिखाते हुए जब स्टेज पर आते हैं, बोलते हैं, "क्या होगा, क्या नहीं, चलो वो तो बाद में देखेंगे। पहले देखते हैं ना भाई कि कल क्या-क्या हुआ था घर के अंदर।" तो हम क्या देखते हैं, घर के अंदर जो किचन में रूटीन चलता रहता है वो सब, वहीं पर ये डाकू सना सुल्ताना नहीं, अभी उसे डाकू नहीं बोलते, अभी सना सुल्ताना नेजी के साथ में बैठ कर के बातें कर रही है अपनी और ये क्या है इसका एनाकोंडा, अपने बेबी एनाकोंडा उर्फ साई केतन को ब्रेन वॉश कर रहा है कि ये सना सुल्ताना तो बचकांडी है, बचपना करती है और ये साई केतन जो कि अपना ज़्यादातर समय सना के साथ ही स्पेंड करता है, वो सना के खिलाफ बिचिंग सुन रहा था। बताइए ये अरमान द एनाकोंडा इसका कॉन्फिडेंस आप देखिए, ये किसी को बचकाना बोल सकता है, सब बोल सकता है बट इस पर कोई कुछ नहीं बोल सकता। ये इसने अरमान द एनाकोंडा ने सना को बचकाना, बच्चा बुद्धि और सना बोल रही थी कि भैया मुझे इन चीज़ों में मज़ा आता है, छोटी-छोटी खुशियों में बच्चों की तरह एन्जॉय करने में। अब ये तो भैया 16 ने सच्ची बात है कि हर किसी को अपने तरह से ज़िंदगी जीने का पूरा हक है। अगर वो बच्चा बुद्धि वाली हरकतें करके उसे हैप्पीनेस मिल रही है, वो शेरू को खिला कर के शेरू, शेरू अब हमें ये चीज़ें अटपटी लग रही हैं, उसे पसंद आ रही हैं, तो भैया ये उसका हक है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अरमान द एनाकोंडा को इतने सारे कैमरेज़ के बीच में सेक्स करने का और 2-2 शादी करने का पूरा हक प्राप्त है। तो अरमान की जो हरकतें हैं, वो भी कई लोगों को नापसंद है बट अरमान वो हरकतें कर रहा है ना। उसी तरह से ये सना सुल्ताना जो कि नोबड़ी हरकतें करती है, खिलौने के लिए रोती है, हमें वो चीज़ें पसंद नहीं है, बट उसे तो पसंद है। अब यही सारी बातें जब वो साई केतन भी आकर के करता है कि तुम ऐसी-वैसी, तो एक तरह से ये ब्रेन वॉश कर रहा था अरमान द एनाकोंडा साई केतन को, लेकिन साई केतन अरे मेरे को कोई ब्रेन वॉश नहीं कर सकता। मेरा ऑब्जर्वेशन वाह! जा झकास! अरे तेरी ऐसी की तैसी तेरे ऑब्जर्वेशन की। तो ये एनाकोंडा का जो अंडा है, ये क्या नाम है इसका? साई केतन, ये ऑलरेडी ब्रेन वॉश्ड हो चुका है और इसकी जो ब्रेन वॉशिंग है वो काफ़ी अच्छी तरह से हो चुकी है। वो सिर्फ़ एक जैसे घोड़ा नहीं होता ऐसे, बस वो ऐसे ही चल रहा है, उसे कुछ और दिखाई नहीं दे रहा है। एनीवेज़ इसी दौरान हम क्या देखते हैं कि अरमान द एनाकोंडा जो है वो एल्विश को ड्रैग करता है, बार-बार बात करता है कि देख भाई ऐसा मन में बह रहा है, वो जो है सिर्फ़ लक फैक्टर है, 90% लक है, 90% लक आहाहा! क्या बात है! ऐसे ही कुछ बोलता है ना, 90% लक है, 10% टैलेंट ऐसा-वैसा ये मतलब वो एल्विश और कटारिया इन सबको ड्रैग कर रहा था, लपेट रहा था, ना तो इनके व्लॉग में कोई दम है, ना इनके म्यूज़िक वीडियो में कोई दम होता है, सिर्फ़ लक के बूते ये लोग फड़फड़ा रहे हैं। अब आगे कुछ लाइन्स मैं बोलूँ उसके पहले बड़ा-सा डिस्क्लेमर देना ज़रूरी है क्योंकि अब मैं जो बोलने वाला हूँ ना उसके बाद कई लोग मुझे एल्विश का या ये क्या नाम है इसका कटारिया इनका सस्ता वकील बोल देंगे जबकि इनको तो मैं भर-भर के लपेटता रहा हूँ। मुद्दे की बात ये है कि अगर एल्विश या कटारिया ये लोग लकी हैं तो अरमान द एनाकोंडा तू क्या अनलकी है क्या? तूने तेरे जो व्लॉग हैं उनमें तू कौन-सा मतलब अवेयरनेस दे रहा है या फिर लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तुम 2 बीवियों के साथ मिलकर के क्या ठरकपंती चला रहे हो? उसे लक बोला जाएगा या नहीं बोला जाएगा? मतलब तुम करो तो सही, कोई और करे तो गलत। मतलब आहा! मैं करूँ तो रासलीला, तुम करो तो कैरेक्टर ढीला, वाह, वाह! मैं करूँ तो चमत्कार, तुम करो तो आहा! तो ये जो दोगलापन है ना इसका अरमान द एनाकोंडा का,
इसे पिछले 4 वीकेंड का वार से छुपा करके पतली गली से निकाल करके आगे बढ़ाया जा रहा है। ये अरमान द एनाकोंडा जो कि बात-बात पर एल्विश को ट्रैक करता है, बाहर की बातें करता है। एक नहीं कइयों बार इसने बार-बार बाहर की बातें करी हैं। वो जो चुड़ैल वाली टास्क थी, अदनान को भी बोल रहा था कि मेरे को पता मन नहीं बह रहा भाई, तुम लोग क्या करते हो ड्रग वगैरह ये सब वो सब। तब भी बाहर की बातें थी, कल भी बाहर की बातें थी, लेकिन ये बाहर की जो बातें हैं, ये ना बिग बॉस को दिखाई देती हैं, ना ही बिग बॉस के 250 कैमरास को दिखाई देती है, और ना ही ये बातें दिखाई देती हैं अनिल कपूर को, जिनको कि भगवान ने 2 आँखें लगा करके दी हैं। उन 2 आँखों के ऊपर 2 आँखें और लगवा ली अनिल कपूर ने, यानी कि रीडिंग ग्लास, पढ़ने देखने का चश्मा। उस चश्मे के साथ-साथ अनिल कपूर जो सनग्लास रहता है धूप से बचने का, वो भी लगा के आते हैं। कहने का मतलब 2, 2 4 तो 6, 6-6 आँखें लेकर के चलने वाले अनिल कपूर को अरमान द एनाकोंडा के ये रूल ब्रेक्स, बाहर की बातें, ठरकपंती, ये कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन पट से अनिल कपूर को अदना सा अदनान, अरे भैया अदना सा अदनान जो है ना, वो मन ही मन सोच रहा होगा मैं बीप 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 था जो बिग बॉस में आया। वैसे वो जो वायरल मीम था ना, वो मैं बीप बीप था जो बिग बॉस में आया, उस नूबड़े को भी ये कलर्स वालों ने वो खतरा खतरा शो था उसमें बुला लिया था। कहने का मेरा मतलब है कि कोई इंसान एक छोटा-मोटा मीम या रील बना करके वायरल हो जाता है, उसे ये बिग बॉस के एंडेमोल के जो लोग हैं, ये उठा करके कंटेस्टेंट या फिर गेस्ट बना करके लेकर के आ जाते हैं। फिर बाद में उसके प्रोफ़ेशन या जिस चीज़ से वो वायरल हुआ, फ़ेमस हुआ, उसी को कहीं न कहीं ये टॉन्ट मारना शुरू कर देते हैं। जैसे कि कल अदनान को बार-बार हर एक बात पर 30 सेकंड की रील, चलो रील नंबर 1, रील नंबर 2, रील नंबर 3। जब आपको रील से नफ़रत है, रील बनाने वालों से नफ़रत है, तो फिर उन लोगों को आप शो में लेकर के क्यों आते हो? इस तरह के सवाल कोई नहीं पूछेगा भाई साहब, कोई पत्रकार, कोई मीडिया नहीं। इस तरह के सवाल वहाँ अलाउड ही नहीं होते हैं। अच्छा, अलाउड से ना मेरे को कई सारी बातें याद आईं, जैसे कि बिग बॉस के अंदर एनाकोंडा, उसकी एनाकोंडी को हर किसी चीज़ का लाइसेंस है, वो कुछ भी करे तो परमिशन ग्रांटेड, सब कुछ अलाउ। लेकिन अदनान सा अदनान जो है वो कुछ भी बोले तो आपने देखा ही था ना, आई थिंक वो मंडे को आया था ना, आते से पहले तो मकसद, ये मकसद, इसका मकसद क्या था? इसका मकसद वही था जो टीना दत्ता और वो बिग बॉस 16 में थी ना, उसके साथ एक और आई थी वो छिपकली यार, क्या नाम था? मैं तो नाम भी भूल गया यार उसका, टीना दत्ता की दोस्त ही थी वो। तो जैसे स्टेज पर वो साथ आए थे, फिर बाद में उनका कुछ ऑडियो वीडियो दिखाया था और बिग बॉस ने मकसद के तहत इन्हें कन्फेशन में बुलाया कि लड़ो, लड़ो सालो, लड़ते क्यों नहीं हो? उसी तरह से अदना सा अदनान जो है ना, इसका भी एक मकसद था। अब एक्चुअली में इस अदने से अदनान का क्या मकसद था जो कि वो भूल गया है? अरे भैया ये सब मकसद-वकसद फालतू की बातें हैं। अदने से अदनान का कोई मकसद ही नहीं था। उसे तो सिर्फ बिग बॉस में आना था। वैसे ये जो अदना सा अदनान जो है ना, इसने कहीं न कहीं एक चीज़ तो एस्टेब्लिश कर दी है, चाहे वो टिकटॉकर हों, मुजरा करने वाले हों या एल्विश की जो पूँछ है कटारिया, या फिर ये अदना सा अदनान जो कि फैज़ू की पूँछ है। किसी की पूँछ बन करके, किसी के तलवे चाट-चाट करके आप फ़ेमस हो सकते हो, वायरल हो सकते हो। बट भैया जैसे कि अनिल कपूर ने एक टर्म यूज़ करी थी लॉन्जेविटी, वो चीज़ आप लोगों में नहीं है। जैसे कि अदना सा अदनान ये फैज़ू की पूँछ पकड़ के आ तो गया शो के अंदर, लेकिन ना इसका कोई मुद्दा है, और आते से ही ये तो ख़त्म अवस्था में चला गया था। हमने भी देखा है कि, और आपने भी देखा है कि ना इसको ठीक से अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखना आ रहा था, ना ही जिस जिस तरह की बात करके आया था, उन बातों पर वो खड़ा रहा। इनफैक्ट जो बातें करके आया, उसी को पट्ट से थूक करके चाट लिया, और अनिल कपूर को भर-भर के मौका भी मिल गया। अनिल कपूर से पहले तो बिग बॉस को मौका मिला था ना। ये जब आया, आते से इसने बाहर की बातें करी, वर्ल्ड कप टीम इंडिया जीत गई, इस तरह की बातें, बाहर क्या है, क्या नहीं है। तब बिग बॉस के कुछ शब्द थे, बिग बॉस ने क्या बोला था? वर्बेटिम, जैसे सलमान कहता ना, वर्बेटिम, ए एक्स वाई जेड ये वो। तो जिस तरह से बिग बॉस ने इसको लताड़ा था, बिग बॉस के शब्द क्या थे? अदनान, आप ये जो बाहर की बातें कर रहे हैं, इससे अच्छा है मैं एक अखबार, न्यूज़पेपर लेकर के आ जाऊँ। आपकी क्या ज़रूरत है, घर में न्यूज़पेपर रख देते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या सीखने को मिला है मित्रों? अगर अदनान या फिर बाकी कंटेस्टेंट बाहर की बातें करते हैं, तो शो में आपकी जगह हम अखबार डाल देते हैं। अखबार और आप में कोई फ़र्क नहीं है। अखबार एटलीस्ट क्या है कि रद्दी में बिक तो जाएगा, आप तो बिकोगे नहीं। अब यहाँ पर आपने देखा बिग बॉस का भी दोगलापन। अदनान अगर कुछ बोलता है तो भैया सीधा नॉमिनेट, तुमने रूल तोड़ दिया, बाहर की बातें कैसे कर रहे हो? लेकिन अदनान का ही नाम राशि, यानी कि अरमान द एनाकोंडा, जो कि पायल से बेपनाह प्यार करता था, लिव इन में था, लेकिन जब से पायल गई उसने पायल का नाम एक बार भी नहीं लिया, लेकिन हर दूसरी तीसरी आती जाती सांस में वो एल्विश 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 करता ही रहता है कि एल्विश लकी है, ये है ब्लॉग, कुछ नहीं, ऐसे ऐसे हैं, 15 लोगों के साथ चलते हैं, बहरा इनको
ग्रुप में चलते हैं, झुंड में चलते हैं, लेकिन उसकी ये बाहर की बातें ना होस्ट अनिल कपूर को दिखती है, ना ही बिग बॉस को दिखती है, ना ही बिग बॉस के 250-300 कैमरास को दिखती हैं। उसके बाद अनिल कपूर आकर के खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि भाई ये आप में से कोई भी मेरा फेवरेट नहीं है, मैं तो सबके लिए इक्वल हूँ। आई थिंक सेकंड वीकेंड का वार था जब अनिल कपूर ने ये कहा था कि देखो, आप में से कुछ लोग को मैं पहले से जानता हूँ, बट इट डज़ नॉट मीन कि मैं किसी के लिए सॉफ्ट हो जाऊँगा, सबको इक्वल ट्रीट करूँगा। लेकिन क्या अनिल कपूर की होस्टिंग में इक्वल ट्रीटमेंट देखने को मिला? अदनान ने बाहर की बातें करी तो बिग बॉस ने भी लताड़ा, और अनिल कपूर ने तो कह के उसका कच्छे फाड़ करके रख दी है। ये फर्स्ट रील, ये सेकंड रील, ये थर्ड रील, और बेचारा अदनान, उसकी आँखों में आँसू तो आ ही गए थे और वो मन ही मन सोच रहा होगा, भाई क्या गलती कर दी मैंने जो यहाँ बिग बॉस में आके मैं बीत था जो आ गया, मैं मर जाएगा इधर, मैं मर जाएगा इधर, मेरे को निकालो प्लीज भागो भाई। तो अदनान की हालत, उसके रिएक्शंस, एक्सप्रेशन देख करके क्लियरली लग रहा था कि भाई वो मतलब उस स्टेज पर आने के लिए ना फिजिकली प्रिपेयर्ड था, ना मेंटली प्रिपेयर्ड था। लेकिन आजकल क्या होता है ना, आपकी एक रील वायरल हो गई, आप एकदम फेमस हो गए, आपने 4 डंबल मार लिए, आपने स्क्वाट्स मार लिए और बम निकाल करके थाइस चौड़ी करके पहुंच जाते बिग बॉस के अंदर खुद को खली के तौर पर साबित करने। जबकि बिग बॉस फिजिकल तो है ही नहीं। आप वहाँ पर कितने स्पॉन्टेनियस तरीके से खुद को प्रेज़ेंट करते हो, आप सामने वाले का जो क्वेश्चन है या जो आर्गुमेंट है उसका आपको करारा जवाब कैसे देना है, ये सारी चीज़ें आपको इंस्टेंटली मतलब माइंड में लेकर के आ जानी चाहिए। लेकिन वो आदमी या वो इंसान या वो चिमकांडा जो जिसका खुद का कोई वजूद ना हो, जो दूसरे की पूँछ पकड़-पकड़ के फ़ेमस हुआ हो, तो ऐसे लोग मतलब साबित कर रहे हैं कि आप किसी और के सहारे मतलब फ़ेमस तो हो सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली आप में कितना दम है, कितना दम नहीं है, ये तब पता चलता है जब आप बिग बॉस जैसे शो में आते हो और आपको आटे और दाल का भाव पता चल जाता है कि हाँ, भाई साहब वो 30 सेकंड की रील बनाना वर्सेस ये होस्ट को काउंटर करना। अब मैं यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि होस्ट को काउंटर करने के नाम पर आप बदतमीज़ी कर दो या फिर ये वो सब करो, बट अपने पॉइंट तो इस तरीके से रखो, खुल कर के बोलो, बिकॉज़ बोलने का शो है ना भाई। वो इतना नहीं बोल सकता था कि अदनान की सर बाहर की बातें तो मैंने और लोगों के मुँह से भी सुनी है, बट मेरी ही बातें यहाँ पर हाइलाइट की जा रही हैं। सीम्स बिग बॉस को हमसे बहुत ज़्यादा प्यार है, और प्यार तो है ही सही ना। अब क्या है ना, जिस तरह से इसको यहाँ बैश किया गया है, तो अदनान के लिए एक सिंपैथी का माहौल हर कोई क्रिएट कर रहा है। वैसे हम भी क्रिएट करते अगर 4-5 साल पुराना हमारा अंदाज़ होता, तो तब क्या है कि हम भी आम जो फ़ैन होते हैं ना, उनकी तरह अरे हाँ, गलत हुआ, गलत हुआ। बट टाइम के साथ आदमी इवॉल्व होता है, आदमी की सोच बड़ी होती है, टाइम के साथ आदमी को सच्चाई कहीं न कहीं दिखने लगती है, और अब आप पीछे पलट के देखेंगे तो आपको ईज़िली पता चल जाएगा, ये जो बिग बॉस में बैशिंग होती है, लोगों को एक्सपोज़ किया जाता है, ये तो भाई पार्ट एंड पार्सल है ना स्क्रिप्ट का। बिकॉज़ कविता कौशिक भी एक बार बोल चुकी है, और भूल भुलैया पिक्चर में तो राजपाल यादव बोले ही हैं, जाते अच्छो बिग बॉस में चले जाते हो, कम से कम बेइज्जत होने के पैसे तो मिलते हैं। तो बिग बॉस में ये जो बैशिंग होती है, कंबल कुटाई होती है, कुछ कंटेस्टेंट वहाँ पर ये कंबल कुटाई खाने ही आते हैं, जैसे कि अदनान आया है। लेकिन ये जो कड़वा सच है ना, अदनान कभी अपने मुँह से बोलेगा, और उसके फैन्स तो अरे चाय से ज़्यादा केतली गरम। वैसे चाय से ज़्यादा केतली गरम से हमें याद आया लवकेश कटारिया। लवकेश कटारिया जो कि एल्विश की पूँछ है, जैसे अदनान फैज़ू की पूँछ है, तो अब इन दोनों पूँछ के पप्पा लोग यानी कि एल्विश और फैज़ू अपनी-अपनी पूँछ या अपनी-अपनी औलादों को डिफेंड करने के लिए आज रात के एपिसोड में आएँगे, और एक दिन पहले से ऐसा माहौल बना है, भाई सिस्टम हैंग, सिस्टम हैंग, सिस्टम हैंग। अब एल्विश और उसके फैन्स तो भाई साहब अलग ही नशे में रहते हैं, सिस्टम हैंग, सिस्टम हैंग। ये एल्विश जो क्लेम करता है सिस्टम हैंग, इसके सीज़न में पूजा भट्ट ने इसका सिस्टम हैंग करके रख दिया था। लिटरली रो पड़ा था एल्विश यादव, दूसरों का सिस्टम हैंग करने वाला पूजा भट्ट और सलमान खान के सामने सरेंडर करके बिल्कुल वैसे ही रोया था, जैसे कि ये अदनान रोया है कल रात के एपिसोड में। अच्छा, पिछले सीज़न और इस सीज़न में एक सिमिलैरिटी और है। वहाँ पर पिछले सीज़न में फुकरा इंसान था, जो कि एक्चुअली देखा जाए ना तो डिज़र्विंग था, बिकॉज़ सबसे बेहतरीन परफ़ॉर्मेंस या जो एक गेम प्लान होता है, सबको साथ लेकर के आगे चलना, चाहे टास्क हो या फिर काउंटर करना हो। इनफैक्ट मैं फुकरा इंसान को इसलिए और ज़्यादा एप्रिशिएट और डिज़र्विंग मानता हूँ कंपेयर टू एल्विश, क्योंकि फुकरा ने जो है वो एटलीस्ट पूजा भट्ट के सामने सरेंडर तो नहीं करा। एल्विश तो एकदम चरण वंदना करने पर उतारू हो गया था, जबकि फुकरा बराबर करारा जवाब देता था। उसने पूजा भट्ट की गुलामी के आगे झुकने से इनकार कर दिया, और एल्विश जो है सिस्टम हैंग करने वाला, वो तो पूजा भट्ट के आगे हाँ पूजा जी पूजा जी। अब इस सीज़न में भी आप देखें ना तो लगभग वैसी ही चीज़ें हैं। यहाँ पर पूजा भट्ट नहीं है, लेकिन पूजा भट्ट का लिव इन पार्टनर रणवीर शौरी, आधे से ज़्यादा जो लोग हैं ना वो रणवीर शौरी की गुलामी जो है वो स्वीकार कर चुके हैं। रणवीर शौरी एज कार्ड खेल सकते हैं, सीनियर कार्ड खेल सकते हैं, रिस्पेक्ट कार्ड खेल सकते हैं, लेकिन कोई और सामने वाला इंसान फॉलोअर कार्ड नहीं खेल सकता, गाँव कार्ड नहीं खेल सकता। मतलब आप देख लीजिए भर-भर के दोगलापन, डबल स्टैंडर्ड हैं उस ग्रुप के अंदर भी, लेकिन रणवीर शौरी जो है वो अनिल कपूर के जान-पहचान वाले हैं। इसलिए अब तक रणवीर शौरी को कोई रियलिटी चेक नहीं मिला है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि पूजा भट्ट को कभी कोई रियलिटी चेक नहीं मिला।
और जिस तरह से पिछले सीज़न में पूजा भट्ट जो है वो बिग बॉस हाउस को भट्ट हाउस बना करके चल रही थी, ठीक उसी तरह यहाँ पर रणवीर शौरी जो है वो बिग बॉस के घर को शौरी सदन बना करके चल रहे हैं। वहाँ पूजा भट्ट का चिमकांडा साथ में घुमा करता था वो साइबर नहीं अरे क्या था बरोचा साइरस बरोचा। अब साइरस बरोचा और दीपक चौरसिया इनमें भी भाई साहब पूरी की पूरी सिमिलैरिटीज़ आपको देखने को मिल जाएँगी। साइरस बरोचा भी पॉडकास्ट करता है, यूट्यूब पर वीडियो वगैरह लाता है, अपने ओपिनियन देता है और दीपक चौरसिया भी न्यूज़ चैनल्स में बैठ करके वही काम किया करते हैं। और साइरस बरोचा की तरह दीपक चौरसिया भी घर में कोई कंट्रीब्यूशन, कोई इन्वॉल्वमेंट कुछ नहीं है। फ्री फंड का श्रीखंड खा रहे हैं, वो भी पड़ा रहता था चड्डा पहन करके, ये चड्डा टी-शर्ट अपना बड़ा-सा वो एनाकोंडा जैसा पेट निकाल करके पड़े रहते हैं। साइरस बरोचा को भी वहाँ पर 2-3 वीक तक रखा गया, फ्री फंड की रोटियाँ खिलाता रहा बिग बॉस और दीपक चौरसिया को भी आप देख लीजिए 4 वीक तक रखा बिग बॉस ने और जब उनकी एमजी खत्म होने का टाइम आया तो शौरी सदन के जो मुखिया हैं, उनसे नॉमिनेट करवा दिया गया और लो भैया कल वो एलिमिनेट भी हो गए। रीज़न दिया जाएगा जनता के वोट नहीं आए। जबकि ये तो मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं कि दीपक चौरसिया पहले ही वीक में एलिमिनेट हो जाते अगर वो नॉमिनेशन में आते तो, लेकिन नहीं, उन्हें नॉमिनेट ही नहीं करवाया गया अब तक। इतनी सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, साइरस को आपने देखा, पूजा भट्ट को आपने देखा, शौरी को देख रहे हैं और इन सबसे पहले आपने देखा था शंभू शेट्टी को, राकेश बापट को बिग बॉस ओटीटी सीज़न 1 में आते से ही बोल पड़े थे 6 वीक तक मैं तो कहीं नहीं जाऊँगी, मैं भी कहीं नहीं जाऊँगा, लेकिन जनता को चूतिया बनाएँगे, वोटिंग ट्रेंड, ये ट्रेंड, वो ट्रेंड, इतना सब कुछ आपने देख रखा है यार। मतलब उसके बावजूद कुछ लोग लग जाते हैं वोट, वोट, वोट और हाँ, ये एमजी का जो घमंड है ये तो इसको रणवीर शौरी को भी तो है। ये शौरी बोलता है कि भाई मैं तो टॉप 5 में हूँ। ये खुद को टॉप 5 में देखे तो ये ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है। लेकिन लवकेश कटारिया अगर खुद को विनर के तौर पर देखे तो ये ओवर कॉन्फिडेंट है, ये घमंड है, ये है, वो है और उसे ओवर कॉन्फिडेंट या घमंडी क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज़ एल्विश आर्मी उसके लिए वोट करेगी ना भैया, वोट हैं, वोट का घमंड है, वाह, वाह! अच्छा वोट से हमें याद आया कि भैया वोटिंग के मामले में तो पिछले सीज़न में फुकरा भी सबसे आगे था, उसके टक्कर में कोई नहीं था। इसीलिए पूजा भट्ट उससे इनसिक्योर थी, तो पूजा भट्ट को खुश करने के लिए यानी कि पूजा का जो प्लान था ना कि कुछ भी हो जाए फुकरा ना जीत पाए, तो इसके लिए मेकर्स बीच रास्ते में एल्विश को लेकर आए और एल्विश की फैन आर्मी जो है, फैन फॉलोइंग वो फुकरा से ज़्यादा है और आगे चल के चीज़ें कैसे हुई, कैसे नहीं हुई ये तो आपको अच्छे से पता है। मेकर्स को भी रीज़न मिल गया ना देख भाई फुकरा तेरे से ज़्यादा फैन फॉलोइंग तो एल्विश की थी, हम क्या कर सकते हैं भाई, सब वोटिंग से होता है। अब आप देख लीजिए भाई साहब वो एल्विश आर्मी जिसने कि फुकरा को हरा दिया था वोटिंग के मामले में, अब यहाँ पर देखिए भैया गजब वाला कर्मा का साइकिल। पिछले सीज़न में फुकरा को हराने के लिए मेकर्स ने एल्विश को आगे किया और इस साल पासा एकदम से पलट चुका है। एकदम से वक़्त बदल गया, जज़्बात बदल गए क्योंकि वो एल्विश जो कि कटारिया को सपोर्ट कर रहा है, कल के एपिसोड में भी अनिल कपूर ने बोला कि कटारिया ओवर कॉन्फिडेंट है कि वो तो जीत ही जाएगा। कहने का मतलब है कि नैरेटिव बनाया जा रहा है बिल्कुल वैसा ही जैसे फुकरा को घमंडी, ओवर कॉन्फिडेंट, एरोगेंट डिक्लेयर कर रहे थे ये लोग, उसी तरह से यहाँ पर वही पासा, वही पैंतरा जो है वो इसके कटारिया के ऊपर मेकर्स अप्लाई कर रहे हैं और भैया शौरी सदन के जो मुखिया हैं, उन्हें कोई रियलिटी चेक मिलेगा भी क्यों? क्योंकि वो अनिल कपूर के खास है तो भैया उनके 7 गुना माफ़ है। अब ऐसा है ना देखो भैया सीधी बात बोल रहा हूँ, कई लोग मुझे बोलेंगे कि भैया तुम रणवीर शौरी को क्यों मतलब हेट दे रहे हो? मैं कोई हेट नहीं दे रहा हूँ। मैं तो इनफैक्ट रणवीर शौरी को एप्रिशिएट ही करता हूँ, लेकिन जिस तरह से अनिल कपूर और मेकर्स एक जो ग्रुप है ना उसको एकदम क्लीन चिट देते हैं, दूसरे ग्रुप को ये लोग हमेशा कटघरे में खड़ा करते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट हेट जो है ना वो रणवीर शौरी एंड ग्रुप को ही मिलेगी। क्योंकि वो जो लोग हैं वो कोई दूध के धुले हैं नहीं, वो टाइम टू टाइम अपने हिसाब से एज कार्ड खेल लेंगे, सीनियर कार्ड खेल लेंगे, वो खुद बाहर की बातें करेंगे, वो खुद मक्कारी करेंगे, लेकिन वीकेंड आते से ही वो लोग खुद को महान डिक्लेयर कर देंगे। और अनिल कपूर तो भाई साहब उनके ग्रुप को हमेशा क्लीन चिट ही देते आए हैं। तो इन सारी चीज़ों से पब्लिक जो है ना वो ऑटोमेटिकली रणवीर शौरी एंड ग्रुप को हेट देना शुरू कर देगी, जो कि लॉन्ग टर्म में रणवीर शौरी या उनके आसपास जो लोग हैं ना उनके अगेंस्ट ही जाने वाला है। मैं तो रणवीर शौरी को खुद एप्रिशिएट करता रहा हूँ, मुझे तो वो पसंद भी है, लेकिन जिस तरह से मेकर्स एकदम मतलब हद से ज़्यादा फेवर कर रहे हैं रणवीर शौरी एंड ग्रुप को, भैया ये चीज़ तो मेरे को पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि ये चीज़ कहीं न कहीं आगे न पीछे इन कंटेस्टेंट के अगेंस्ट ही जाती है, पब्लिक से इनको हेट मिलना शुरू हो जाती है। फिर ये लोग बोलते हैं अरे हमने क्या गलत करा, क्या गलत करा? मेकर्स जो हैं वो तुम्हारे लिए हद से ज़्यादा मतलब पलक पावड़े बिछा चुके हैं। दूसरे ग्रुप की एक-एक चीज़ को हाइलाइट कर दिया जाता है, लेकिन तुम्हारे ग्रुप में भी बाहर की बातें होती हैं, लेकिन वहाँ तो मेकर्स कुछ नहीं बोलते। और ये सब आपने भी देखा कि कितनी सफाई और कितनी चालाकी से अनिल कपूर ने थ्रू आउट द वीक जो-जो मुद्दे हुए, उनको सबको दफन कर दिया और एपिसोड में क्या टाइम पास करवाया। भैया कौन लूज़र है, कौन क्या है? अच्छा शिवानी तुम मिमिक्री करो, अच्छा वो क्या है सना सुल्ताना, आला-फाला, मुँह का निवाला मतलब उर्दू बोलो। अरे भाई कुछ और नहीं मिला तो ये अंडरटेकर तुम इसको डिकोड करो मादा मकबूल को। वैसे अंडरटेकर और इसमें लव कटारिया में वो जो झड़प हुई थी उसके ऊपर अनिल कपूर ने कुछ नहीं बोला। ये जो जब नॉमिनेशन टास्क या फिर जो कैप्टेंसी वाली वो कौन-सा हेड ऑफ द हाउस जो टास्क हुई थी, उसमें मतलब यार कोई रिएक्शन, कोई डिस्कशन कुछ भी नहीं। मतलब आप देख लीजिए वीक में क्या हुआ क्या नहीं, उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं है अनिल कपूर को। अनिल कपूर को इंटरेस्ट बस ये है कि अदनान तेरी रील 30 सेकंड की रील, ये रील, वो रील और आज रात के एपिसोड में फैज़ू को और एल्विश को ला करके खड़ा कर देंगे।
कहने का मतलब है कि थ्रू आउट द वीक क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, उस पर कोई डिस्कशन नहीं होगा और अगर डिस्कशन होगा भी, तो ये कटारियन ग्रुप के किसी एक को पकड़ लिया जाएगा, उसको बैश कर दिया जाएगा और जो दूसरा ग्रुप है, ऐज़ इफ वहाँ तो भैया सब दूध के धुले हैं, वहाँ कुछ भी गलत नहीं है। ये साई केतन खुद गाली देता है, उधर से गाली मिल जाए तो फिर रोता है क्राई बेबी की तरह, लेकिन नहीं, अनिल कपूर उसे एकदम डिसेंट डिक्लेयर कर रहे हैं। दीपक चौरसिया शो में कुछ नहीं कर रहे हैं, उन्हें इसने रणवीर शौरी ने नॉमिनेट कर दिया, भाई कुछ नहीं बोल रहे हैं। मतलब फिर आदमी मतलब ये सोच कर के वीकेंड का वार देखने आता है कि भाई थ्रू आउट द वीक जो कुछ हुआ उस पर होस्ट का क्या रिएक्शन है, लेकिन नहीं, होस्ट तो चलो ठीक है, मिमिक्री कर लो। रणवीर, आपका सूट बहुत अच्छा है। शहनाज ने भेजा, बताइए ये कोई बात करने वाली बात थी क्या? शहनाज का यहाँ खाम खामे प्रमोशन कर दिया। बताइए भैया, फुद्दू फटरीना के जितने फैन हैं वो फुद्दू फटरीना को बॉलीवुड का फ्यूचर, बॉलीवुड का अगला उभरता सितारा के तौर पर उसे प्रमोट करते फिरते हैं, और ये बॉलीवुड का सो कॉल्ड उभरता सितारा एक नल्ली सी ड्रेस सप्लायर, हमारे यहाँ बिग बॉस में जाने वाले कंटेस्टेंट को कपड़े सप्लाई करने के ऑर्डर लिए जाते हैं। वाह वाह, कहाँ बनने चली थी हीरोइन, भैया सूट सप्लायर बन करके रह गई। तो ये फालतू बातों के बजाय यहाँ पर और ज्यादा क्या क्वेश्चन आंसर नहीं हो सकते थे, स्पेशली इससे एनाकोंडा से, कि डियर एनाकोंडा, ऐसा क्या कि भैया तुम्हें पता चल जाता है कि एल्विश आने वाला है तो मैं उससे ये बात कर लूंगा, किसका एलिमिनेशन होने वाला है, तुम्हारे पास क्या मतलब बाहर वाला जो मोबाइल फोन है, क्या एक्चुअली में बाहर से इनपुट आ रहे हैं क्या? क्योंकि एक बार ये तुम्हारी गोलगप्पा बोल बैठी थी, रणवीर जी और वहां जी को कैसे पता चल जाता है, मोनू खतवानी, अरे वो टेरो रीडर या फिर वो जो पालोमी पामोली, इनके एलिमिनेशन की पहले से ही अपडेट आ गई थी इसके अरमान एनाकोंडा के पास। उसी तरह से कल आपने देखा एपिसोड में बोल रहा था मैं तो एल्विश को भी बोल दूंगा वो आएगा, तो मतलब एल्विश और फैजू आने वाले हैं, इसका मैसेज भी आ चुका था क्या एनाकोंडा के पास? भाई तुम्हारे पास क्या एडवांस में स्क्रिप्ट आ चुकी है, प्लीज बताओ। लेकिन नहीं भैया, इस तरह की कोई वहां पर डिस्कशन या फिर बातचीत नहीं होगी, और अरमान जो कि बाहर की बातें कर रहा है उसे क्लीन चिट मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि वो शौरी सदन के शौरी जी के तलवे जो चाट रहा है, और शौरी जी के साथ जो है उसका हर गुना माफ है। अच्छा, रणवीर के कुछ फैन हैं, वो कमेंट करते हैं, स्पेशली कुछ फीमेल, कि दीपक जी आपसे उम्मीद नहीं थी कि आप कटारिया को सपोर्ट करोगे। कौन कटारिया? किसका कटारिया? कोई कटारिया को सपोर्ट नहीं है। लेकिन जिस तरह आप अगर ये एक वर्डिक्ट बना लेते हो मेरे लिए कि अगर डीएसके ने रणवीर शौरी के अगेंस्ट बोला, दैट मीन्स डीएसके कटारिया को सपोर्ट कर रहा है। अब अगर मैं भी ये बोलना शुरू कर दूं कि वो तमाम लोग जो कि रणवीर शौरी को ब्लाइंडली सपोर्ट कर रहे हैं, वो रणवीर के साथ साथ अरमान, उसके ठरकपंथी और जो रेप के चार्जेस हैं, पॉस्को लगा है उसके ऊपर, आप उन चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं। एटलीस्ट मैं ऐसी चीज़ों को तो सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। मेरा फंडा सिंपल है, ये अरमान, एनाकोंडा, ये जो छिछोरे लोग हैं, इन्हें जो सपोर्ट कर रहा है भैया, मैं तो उन्हें अच्छा नहीं बोल सकता। फिर आप मेरे को भले ही किसी का भी वकील बोल दो, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। बट जिस तरह आप मुझे किसी का वकील बोल सकते हो, मुझे भी पूरा हक है आपको एक रेपिस्ट का वकील बोलने का, एक ठरकी का वकील बोलने का, क्योंकि आप लोग रणवीर शौरी को सपोर्ट कर रहे हैं, रणवीर शौरी सपोर्ट कर रहे हैं अरमान को, तो इनडायरेक्टली आप लोग भी अरमान को सपोर्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स आप लोग खुद एक रेपिस्ट को, एक पॉस्को अक्यूज्ड को सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए, अब आपका क्या मानना है? जिस तरह से अनिल कपूर कल ठान करके आए थे कि वो भर-भर के पब्लिक को बेवकूफ बनाएँगे। वीकेंड पर पब्लिक ये देखने के लिए आती है कि भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक आएँगे, डिस्कशन होगा, लेकिन नहीं, अनिल कपूर तो भर-भर के पब्लिक को टेकिंग फॉर ग्रांटेड लेकर पब्लिक को बेवकूफ बनाने के तेवर से आए थे। सिर्फ अदनान को बैश कर दिया बाहर की बातें, बट बाहर की बातें इसी एपिसोड में अनिल कपूर ने भी तो दिखाई थी। तो अनिल कपूर खुद वो चीज़ें देखते हैं क्या जो वो दुनिया को दिखा रहे थे? क्योंकि अनिल कपूर ने जब बोला कि चलिए देखते हैं घर में क्या होता है, तो अरमान तो एल्विश के नाम की पीपड़ी बजा रहा था, लेकिन नहीं, अनिल कपूर वहाँ पे कुछ नहीं बोलेंगे, फिर बोल देंगे मैं तो पूरा शो देख कर के आता हूँ, मेरे लिए आप सब समान हो, ये वो, ये वो, ये वो। तो आपका क्या मानना है इन सारी बातों के बारे में, जिस तरह से कल मेकर्स और अनिल कपूर भर-भर के पब्लिक को बेवकूफ बना रहे थे, और जो एक नैरेटिव इन लोगों ने पिछले साल बनाया था फुकरा के अगेंस्ट, वही सेम नैरेटिव इस बार कटारिया के अगेंस्ट बन रहा है। बट इस नैरेटिव में पिछली बार कटारिया एंड एल्विश को फ़ायदा हुआ था, और इस बार ये जो नैरेटिव है, ये कटारिया और एल्विश इन पर बैकफायर होता दिख रहा है, क्योंकि मेकर्स भर-भर के तैयारी कर चुके हैं कि कुछ भी हो जाए, कटारिया जीत ना पाए। तो मेकर्स का मिशन कटारिया को ट्रॉफी जीतने से रोको, ये इम्प्लीमेंट करने पर उतारू हो गए हैं कल अनिल कपूर एंड सन्स। क्या कहना है आपका इन सारी बातों के बारे में? कमेंट करके अवश्य बताएँ। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।